नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन भी कंपटीशन एग्जाम्स में सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हिंदी भाषा में दो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो व्याख्या और निबंध होते हैं। जैसा कि आप मानकर चलिए कि अगर 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है आपको हिंदी का, तो उसमें 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स का तो सिर्फ निबंध होता है और या 15 मार्क्स का 10 मार्क्स की आपकी अप्रॉक्सीमेटली व्याख्या होती है। तो मतलब आधे से ज़्यादा मार्क्स तो आपके निबंध और व्याख्या में जाते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ये दो जो प्रश्न हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसलिए इसका अभ्यास जो है वो भी आवश्यक है। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो व्याकरण का, जैसे संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, उनके तो फटाफट जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, या फिर एक एक शब्द है उसका बस किया कि हाँ में आता ही आता ही आता है। लेकिन निबंध और व्याख्या जो है वो हमेशा रह जाती है, स्पेशली हिंदी की, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा समय ज़्यादा एक तो देते नहीं हैं, दूसरा कभी कभी दे भी नहीं पाते हैं। व्याख्या जो है उसके लिए आपको पूरी जो कविता है वो अच्छे से समझनी है। और आजकल तो क्या है कि हम मतलब अंग्रेज़ी भाषा जो है वो हमारे मतलब शब्दों में थोड़ी ज़्यादा बैठ गई है, वो हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन हिंदी के जो शब्द होते हैं थोड़े कठिन लगते हैं हमें, ठीक है ना। उसमें कुछ तत्सम शब्द होते हैं जो हमारे लिए थोड़े से कठिन हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर व्याख्या और निबंध का अभ्यास बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये जो वीडियो है ये इसी पर आधारित है। इसमें हम पद्यांश की व्याख्या, एक गद्यांश की व्याख्या और एक निबंध जो है उस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। कि जैसे हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ निबंध कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं, बस उसका जस्ट एक स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देके पूरा एक विषय पे हमने निबंध लिखा है, वो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चले कि हाँ निबंध इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और व्याख्या ऐसे ऐसे करनी है। अब देखिए, तो सबसे पहले अगर हम मतलब निबंध थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो गद्यांश पद्यांश की जो व्याख्या है वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए व्याख्या में कि व्याख्या कभी भी एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकती कि हाँ यही बिल्कुल सही है, मतलब उसका कभी भी एक आंसर नहीं होता। ये निबंध व्याख्या वाले जो प्रश्न होते हैं ये मुक्त अंत वाले मतलब प्रश्न हैं कि इसमें सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी सोच है कि कोई किस चीज़ को किस अर्थ में लेता है, किस अर्थ में लेता है, क्या उसके लिए तर्क देता है। जैसे कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन, जो चर्चा होती है उसमें सभी का अपना अपना मत होता है किसी भी विषय को लेकर। सेम आपका व्याख्या और निबंध में होता है कि व्याख्या, जैसे कोई कविता है, मैंने उसको किस अर्थ में लिया या सामने वाले ने उसको किस अर्थ में लिया और वो उसका क्या तर्क दे रहा है, वो भिन्न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको जो ये व्याख्या वगैरह उसका सॉल्यूशन जो दिया है वो एक तरीका है कि हाँ हम ऐसी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले तो आएगा प्रसंग व्याख्या में। अब क्या होता है कि व्याख्या सुनते ही ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक तो प्रश्न में भी ये दिया होता है कि दिए गए गद्यांश की व्याख्या कीजिए या पद्यांश की। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने सिंपल व्याख्या लिखा और ये स्टार्ट कर दिया ऐसे लिखना। नहीं पता, कुछ नहीं पता, तब तो वो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पता है, वीडियो आप देख रहे हैं तो समझिए उसमें कुछ एक क्रम होता है सही से कि सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है। और कई जगह तो निर्देश में आपने देखा भी होगा, लिखा भी होता है कि दिए गए गद्यांश या पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग मतलब प्रसंग के साथ। अब कुछ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता प्रसंग होता क्या, उसमें लिखना क्या है। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो प्रसंग ही होता है। प्रसंग का मतलब कि आप जो भी कहानी या कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं उसे 2 लाइन में करिए कि हम व्याख्या किस चीज़ की करने जा रहे हैं। कि अब जैसे कविता है या कहानी है, हम बच्चों को जाकर कहेंगे कि आज हम एक कहानी पर चर्चा करेंगे जिसमें हम 4 भाइयों के मध्य पिता ने जिस प्रकार एकता का भाव जगाया, ठीक है ना, उससे हम प्रेरणा ले सकेंगे। तो मतलब ये आपने 1 या 2 पंक्तियों में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि आज हम एक्चुअली पढ़ने क्या जा रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सबसे मेन पार्ट व्याख्या, कि जिसमें आप फिर सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो आपको दी गई है कविता या फिर जो गद्य दिया गया है उसको डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे तर्कों के साथ। और फिर तीसरा होता है भावार्थ या निष्कर्ष। अब क्या है कि आपने पूरी व्याख्या कर दी, अब पूरी व्याख्या का निचोड़ क्या निकला, कि अल्टीमेटली अब इससे आपको सीखने को क्या मिला, वो सब आपका भावार्थ में आएगा, जो कि 4-5 या 5-6 पंक्तियों का हो सकता है। लेकिन अब ये जो 3 देखिए स्टेप्स हैं ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी स्टेप्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। लेकिन उसके बाद आता है विशेष। अब ये जो है ये ऑप्शनल है, ये आप लिखें या ना लिखें, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन लिखेंगे तो डेफिनेटली उसका जो इम्प्रेशन होता है वो अच्छा पड़ता है, और जहाँ पर आपको बाई चांस भगवान ना करे कम मार्क्स मिल रहे हो, 1-2 मार्क्स बढ़ जाते हैं। विशेष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर आपको लगता है कि कहानी में या कविता में कुछ विशेष आपको दिख रहा है, जिससे कि मतलब कि
जो इस चीज़ को अलग बनाता है बाकियों से, ठीक है ना, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि जो भाषा शैली है वो व्याख्यात्मक है या भावात्मक है, शैली जिस वे में लिखा गया है। फिर भाषा अत्यंत सरल है और भावों से युक्त है, मतलब इस प्रकार से कि भाषा जो है वो सरल है, या फिर तत्सम शब्दावली का प्रयोग करके गद्य को अधिक प्रभावी बनाया गया है। इस प्रकार से आप विशेष लिख सकते हैं। फिर अगर कविता है उसमें कौन से अलंकार हैं जिन्होंने सुंदरता बढ़ाई है, काव्य रस कौन से हैं, काव्य गुण कौन से हैं, या फिर काव्य सुंदरता की बहुत ही वास्तविकता के उदाहरणों को लेकर कल्पना को सार्थक किया गया है। इस प्रकार से मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं विशेष में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अब जैसे विशेष तो ऑप्शनल है, लेकिन जो शब्दार्थ है, अब कहने को आप इसे ऑप्शनल भी कह सकते हैं, कंपल्सरी भी कह सकते हैं, क्योंकि शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या होगा अगर आप शब्दार्थ नहीं लिखेंगे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी व्याख्या इनकम्प्लीट है, लेकिन एग्जामिनर पे ये जाएगा कि हमने इसे गद्यांश पद्यांश दिया था लिखने को, व्याख्या बस ऐसे लिख दी होगी। कभी कभी ऐसा माइंडसेट होता है, लेकिन अगर आपने शब्दार्थ लिखे होंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ, इसे शब्दों का अर्थ तो समझ में आ गया, दैट मीन्स कि इसने व्याख्या भी फिर उसके अकॉर्डिंगली सही ही लिखी होगी। तो वहाँ से एक माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसलिए लेकिन फिर वही चीज़ कि जितना आता हो उतना ही लिखिए, एक्स्ट्रा मत लिखिए कि गलत हो जाए। अगर आपको शब्दार्थ नहीं आते तो स्किप इट, छोड़ दीजिए इसे, गलत मत लिखिए। लेकिन अगर आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए, इससे बहुत मतलब कि अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर सही आते हैं तो अब ये भी प्रश्न उठता है कि जो शब्दार्थ है वो सबसे अंत में आना चाहिए या सबसे पहले आना चाहिए। तो देखिए कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा श्योर है कि आपने शब्दों के अर्थ बिल्कुल सही लिखे हैं तो मैं कहूँगी स्टार्टिंग में अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं व्याख्या और निबंध का। लेकिन अब इसमें भी हमने ऐसा कोई नहीं कि रैंडमली कोई भी गद्यांश या पद्यांश उठा लिया है। हमने जो ये तीनों जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हमने जो आपके सब इंस्पेक्टर 2019 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, वो हमने लिया है, जिससे कि आपको पता चले कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के आते हैं, उसका कठिनाई का स्तर क्या है और उसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस चीज़ में वैसे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछेगा, क्योंकि इसमें हमें छोड़ना नहीं है सच। तो चलिए फिर अब यहाँ से प्रारंभ हम करते हैं। ये है आपकी कविता, जो ये सब इंस्पेक्टर 2019 की हम बात कर रहे हैं। तो और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, चॉइसेस आपको दी गई थी कि जैसे 2 पद्य दिए गए हैं उनमें से किसी एक पद्य की व्याख्या करनी है, 2 गद्य दिए गए हैं उनमें से किसी एक गद्य की व्याख्या करनी है, और निबंध में तो हमेशा चॉइसेस आती हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले कविता से हम प्रारंभ करते हैं। ज़रा इस कविता को थोड़ा पढ़ लेते हैं। और देखिए बहुत लंबी कविता नहीं है, सिर्फ 8-10 पंक्तियों की कविता है, लेकिन व्याख्या फिर वही के कहते हैं ना कि जितना कम लिखा है उसकी व्याख्या फिर उतनी ही बड़ी करनी मुश्किल हो जाती है। अब पहले पढ़ते हैं इसे। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो देखिए कितना अच्छा, मतलब कि इसमें लय है, तुकबंदी है, तो कितने अच्छे से, जैसे वैसे भी कहते हैं ना कि पोएम रिसाइट की जाती है, कविता को गाया जाता है, सिंपल पढ़ा नहीं जाता। तो ये भी मतलब इसमें गायन जो है वो कितनी अच्छी इसमें तुकबंदी की हुई है, शब्दों का कितना अच्छा प्रयोग है। तुकबंदी किसे कहा जाता है, जैसे कि ये है आप अंत वाले जो जिसे हम राइम कहते हैं, रंग अनंग अंग, फिर कंत वसंत, फिर तान गान विधान, फिर अंत वसंत, जिससे कैसा लगे कि पहले वाला दूसरे वाले से रिलेटेड है। अब इसमें हमें सबसे पहले तो हम शब्दार्थ से ही प्रारंभ करेंगे। तो जैसे फूली हुई मतलब खिली हुई सरसों, इसमें कोई अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। मधु, अब वैसे तो मधु का मतलब शहद होता है, लेकिन यहाँ पर हम वसंत ऋतु की बात करें उसमें शहद का इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसमें यह है कि आपका जैसे कहते हैं अमृत, क्योंकि जो वर्षा है, वर्षा का जो पानी होता है वो फसलों के लिए अमृत होता है, वो जीव जंतुओं के लिए अमृत ही होता है, क्योंकि वो हमारी प्यास बुझाता है, तृष्णा बुझाता है। तो इसलिए मधु का यहाँ पर जो बेहतर मतलब अर्थ होगा वो होगा अमृत। उसी प्रकार लेकर आ पहुँचा अनंग। अब ये अनंग का मतलब क्या है? अनंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन जमा अंग। अंग क्या होता है? आपके शरीर का भाग, कोई भी भाग।
और अन मतलब कि जैसे उपस्थित अनुपस्थित, तो अनुपसर्ग जो होता है वो किसी चीज़ की नेगेटिविटी को, उसके भाव को दर्शाता है, यानी कि अंग नहीं है, यानी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, सिर्फ आप तो सोच में है, कल्पना में है। जैसे कि जिसके अंग नहीं होते, जैसे निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, जैसे परमात्मा, ईश्वर, और यहाँ पर आप ईश्वर भी ले सकते हैं और आप अपना इसे आकाश भी ले सकते हैं, या मन ले सकते हैं, आकाश ले सकते हैं, ईश्वर ले सकते हैं, इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल सकते हैं। फिर वधू वसुधा पुलकित अंग अंग, वधू का मतलब क्या होता है? बहू, दुल्हन, बहू से अधिक बेहतर है कि दुल्हन। वसुधा का मतलब क्या होता है? धरती, कि जो धरती है, जैसे दुल्हन जो होती है वो सजी हुई होती है, तो वर्षा ऋतु आने पर भी जो धरती होती है वो बिल्कुल सज जाती है, कि जैसे सरसों खिली हुई है, रंग बिखेर रही है पीला पीला, ठीक है ना, वर्षा ऋतु हो रही है, हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं, तो वो भी सजी हुई है वीर वेश में किंतु कंत। अब ये कंत का मतलब क्या है कि जो धरती है वो तो दुल्हन की तरह सजी हुई है, लेकिन उस दुल्हन का जो दूल्हा है, ठीक है ना, किंतु कंत, कंत का मतलब होता है प्रिय, आपका जो मतलब प्रिय है या आपका जो साथी है, ठीक है ना, वो जो है वो तो वीर वेश में है, कि वो मतलब कि बहुत श्रृंगार में, मतलब प्रेम के उसमें नहीं, वो वीरता के संदर्भ में हमें ये जो कविता है ये बताई गई है। तो वीरों का कैसा हो वसंत। अब यहाँ पे जो सामान्य जो वसंत ऋतु होती है उसका वर्णन पहली 3 पंक्तियों में थोड़ा सा कर दिया, लेकिन यहाँ से अब स्टार्ट हो गया कि अब यहाँ पर हम वीरता और शौर्य को वसंत के साथ जोड़ रहे हैं, कि वसंत में जिस प्रकार से धरती सज जाती है, खिल जाती है, प्रफुल्लित हो उठती है, उसी प्रकार जो वीर होते हैं वो भी रणभूमि में किस प्रकार स्फूर्ति के साथ जाते हैं, जोश के साथ जाते हैं, प्रेरणा के साथ जाते हैं, और कैसे वहाँ पर अपना मतलब कि यहाँ पर तो पीला रंग जो है वो सरसों को आप बता रहे हैं, लेकिन केसरिया रंग भी आप जानते हैं ना, सबने मूवी भी देखी होगी, केसरिया रंग जो होता है, जैसे उगते सूरज का जो रंग होता है वो शौर्य का होता है, वो बलिदान का होता है, वो वीरता का होता है। तो कहाँ से क्या क्या चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। फिर भर रही कोकिला इधर तान, कोकिला कोयल, मारू बाजे पर उधर गान, कि यहाँ जो सिंपल जो सामान्य वसंत ऋतु होती है उसमें तो कोयल ये कूक भरती है, लेकिन जो रण होता है उसमें मारू, मारू क्या होता है? जैसे कि वो नाद घोष जो होता है, युद्ध का एक ढंका बजता है ना, जैसे शंख नाद होता है, तो वहाँ रणभूमि में मारू बज रहा है इधर, और वो भी हमें बहुत योद्धाओं को, वीरों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ युद्ध प्रारंभ हुआ है। रंग और रण का विधान, रंग और रण का विधान, विधान का मतलब क्या होता है? या तो नियम होता है या मतलब जो चीज़ चलती आ रही है। तो रंग तो जैसे हमने पीले रंग की बात की, और रण कि जो युद्ध भूमि में भी पीला रंग ही फैला हुआ है, लेकिन वो पीला रंग कैसा है? जैसे अब लाल रंग भी आप कह सकते हैं, लाल रंग वहाँ पे फूलों का होता है सिंपल वसंत ऋतु में, यहाँ पे जो लाल रंग है वो रक्त का है, और जो पीला रंग है केसरिया रंग है वो शौर्य का है, वीरता का है। मिलने आए हैं आदि अंत, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अंत का मतलब होता है किसी चीज़ की एंडिंग। तो अब ये दोनों कैसे मिल रहे हैं कि जैसे जो वसंत ऋतु है उसमें पतझड़ का, यानी कि जीवन के दुखों का अंत हो रहा है और खुशहाली का प्रारंभ हो रहा है, उसी प्रकार युद्ध भूमि में क्या होता है कि जो अन्याय का अंत हो रहा है और अच्छाई की जीत होकर उसका प्रारंभ हो रहा है, सतयुग का प्रारंभ हो रहा है, उस प्रकार से। फिर वीरों का कैसा हो वसंत। तो अल्टीमेटली मैंने आपको पोएम पढ़ के इसका थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब ऐसा नहीं कि हम आपको यहाँ पर लिखकर नहीं बताएंगे, सबसे पहले ये देखिए शब्दार्थ। मधु का मतलब हमने यहाँ पर अमृत लिया है, अनंग मतलब बिना अंग का, ईश्वर या आकाश या मन, मतलब किसी भी अर्थ में हम इसे ले सकते हैं, वे भिन्न भिन्न। कंत का मतलब क्या होता है? या तो ईश्वर ले लीजिए या प्रिय, जो आपका प्रियतम है, ठीक है ना। और मारू का मतलब होता है युद्धनाद, कि युद्ध से पहले जो मतलब शंख बजाया जाता है। फिर विधान, विधान का मतलब प्रबंध या फिर नियम या रचना, कि कैसा मतलब वहाँ पे जो अरेंजमेंट वगैरह है। अब प्रसंग देखिए कैसे लिखा जाता है। अब शब्दों पर आपको बहुत ध्यान देना है, इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। प्रसंग, दी गई पंक्तियों में कवि ने वसंत के माधुर्य को, शब्द देखिए, और ऐसा नहीं कि आप बहुत ही साधारण भाषा लिखकर आ जाएं। खैर नहीं आता तो साधारण भाषा लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर साधारण भाषा लिख रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो अपनी मतलब प्रभावशीलता दिखानी होगी, तब आप अपने विचार इतने अच्छे रखिएगा कि साधारण भाषा भी छिप जाए। और अगर विचार आपके पास ज़्यादा नहीं है तो फिर भाषा तो थोड़ी अलंकृत करनी ही पड़ेगी। तो दी गई पंक्तियों में कवि ने वसंत के माधुर्य को वीरता, शौर्य एवं सकारात्मकता के संबंध में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। ये आपका प्रसंग है। अब यहाँ पर एक चीज़, कभी कभी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम हम तो इस बुक में से ट्राई कर रहे थे तो उसमें तो व्याख्या में कवि का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन अब आप लिटरेचर के स्टूडेंट तो नहीं है ना कि आपको हर कविता का, हर क्या कहते हैं लेखक का नाम पता हो।
और किसने लिखी है, ये किसकी रचना है, तो ऐसा नहीं। कविता है, आप सिंपल लिखिए कि दी गई पंक्तियों में कवि ने क्या क्या किया है, तो वो जनरल सेंस में होता है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, जो कि वीर रस से युक्त जो है कविताएं लिखती हैं। जैसे कि वो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही लिखी थी। और ये जो कविता है ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही है। लेकिन परीक्षा में आपको नहीं पता, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको कवि या लेखक का नाम पता हो। आप सिंपल लिख सकते हैं कि दी गई पंक्तियों में कवि ने, और जहाँ पर गद्यांश आ जाए वहाँ पे कवि की जगह लेखक। दैट्स इट। अब आते हैं इसकी व्याख्या पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसका पूरा एक जिस्ट मैंने आपको बता दिया कविता को देखकर, लेकिन अब यहाँ पे कविता नहीं, तो मैं आपको वैसे कि दी गई पंक्तियों के प्रारंभ में, अब जो पहली 3 पंक्तियां थी मैंने बताया ना, पहली 3 पंक्तियों में हमने जो सामान्य जो वसंत ऋतु होती है उसके सौंदर्य को दिखाया है, बाद में हमने वीरता का प्रारंभ किया है। तो दी गई पंक्तियों में के प्रारंभ में कवि वसंत ऋतु का एक मनोहारी रूप जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, कि वास्तव में जब भी हम, कि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम वसंत ऋतु सुनते हैं कि सावन आ गया, सावन का महीना आ गया, तो क्या क्या भाव मन में उत्पन्न होते हैं, कि वास्तव में जब भी हम वसंत की कल्पना करते हैं तो पीला रंग, मधुमय वातावरण, खिली हुई प्रकृति, सुहावना मौसम, उमंग और उल्लास से भरा वधू की तरह सजी धरती, कुछ ऐसे ही भाव हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। वसंत के इसी रूप का वर्णन प्राचीन और आधुनिक दोनों काल के कवियों ने किया है। पंचम सुर में गाती कोयल, गुनगुनाते भौरे, मदहोश करती आम्र मंजरियाँ। जैसा आपने देखा होगा ना कि जो आम का पेड़ है उसमें सावन के महीने में जैसी बारिश स्टार्ट होती हैं, वो आम की जो मंजरियाँ हैं वो खिल उठती हैं, कि हम कहते हैं कि आपके पेड़ पे बूर आ गया, अब तो आम बस लगने ही वाले हैं, तो वो खुशी देते हैं, अंदर से उमंग भरता है। चहकते विहग, विहग मतलब पक्षी, फूलों से भरी संपूर्ण प्रकृति वसंत के अनिवार्य उपकरण हैं। तो भाषा देख रहे हैं आप किस प्रकार की हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके बिना इस मनोहर ऋतु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वसंत ऋतु में गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, सरसों आदि के फूल बहुतायत में फूलते हैं। अब जैसे हम ये जो गुलाब, गेंदा, स्पेशली गेंदा, सूरजमुखी, सरसों, ये पीला रंग जो हम बता रहे हैं, तो उस वे में किया गया है। फिर हवा में इन फूलों की सुगंध और मादकता का प्रवेश होने लगता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आंखें तृप्त हो जाती हैं। अब इस चीज़ को हमने ना थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए किया हुआ है क्योंकि पहले हमें वसंत ऋतु की जो सुंदरता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बाद में उसे वीरता के साथ ज्वाइन करना है। इन स्थूल उपकरणों के साथ वसंत यौवन, उत्सुकता, प्रेम और स्फूर्ति का भी प्रतीक है। अरे आपने देखा होगा जितने भी क्या कहते हैं कि गाने बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका मतलब कि सावन का महीना आ ही जाता है, बारिश आ ही जाती है। तो इन्हीं सब लक्षणों को कवि ने वीरता से संबंधित करने का सराहनीय प्रयास किया है। अब यहाँ से और व्याख्या यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, अभी तो व्याख्या आगे चलेगी, ये तो एक स्टार्टिंग है व्याख्या की। लेकिन अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि मैम व्याख्या कितनी लंबी हो, तो उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, जितना आपके पास समय है उतनी लिख दीजिए, जितना आपको आता है उतना लिख दीजिए। यहाँ वसंत ऋतु किसी प्रियतम के रूप में ना होकर एक वीर के रूप में प्रस्तुत हुई है, ठीक है ना। तो वसंत ऋतु ऐसा नहीं कि सावन में हम अपने मतलब जैसे प्रियतम को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे सामने आए, उसके साथ हम अटखेलियाँ करें, ऐसा नहीं, वीर रूप में वो प्रस्तुत हुआ है। तो चहकती कोयल की ही भांति उस वीर के लिए युद्ध का नाद घोष हो रहा है। वो उसे नई ऊर्जा, उल्लास, स्फूर्ति और प्रेरणा से ओतपोत कर रहा है। पीला और केसरिया रंग उगते सूर्य के समान वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक होता है। यही गुण एक वीर को रणभूमि में विजय बनाते हैं, जिसकी अपार प्रसन्नता वीरों के लिए किसी वसंत से कम नहीं होती। लिखा है ना, वीरों का कैसा हो वसंत, तो उनके लिए तो असली में जो सावन का महीना है वो यही है। जिस प्रकार वसंत को पतझड़ एवं बुरे समय का अंत माना जाता है, अंत माना जाता है, वहीं वर्षा नवजीवन, खुशहाली एवं प्रसन्नता का प्रारंभ करती है। कि जैसे जो पतझड़ है, हमें ऐसा लगता है कि मतलब पेड़ों के पत्ते जो है झड़ रहे हैं, मतलब जो सूख चुके हैं, बेकार हो चुके हैं पत्ते, वो झड़ रहे हैं, दुख का समय जो है वो खत्म हो रहा है। और जो वर्षा आई है, वर्षा किसका प्रतीक है? नवजीवन का, खुशहाली का, प्रसन्नता का प्रारंभ करती है। लिखा था ना कि मिल रहे हैं आदि अंत, तो ये उस चीज़ का है। उसी प्रकार युद्ध में वीर योद्धा बुराई का अंत कर न्याय, धर्म और प्रशासन का प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार वसंत में नए पौधों और फसलों के अंकुर फूटते हैं, युद्ध भी नवयुग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवयुग मतलब कि जो बुरा समय था वो टल गया, अब जो सही जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, कि जैसे धर्म युग जो है वो प्रारंभ हो रहा है, तो उस प्रकार से कि नवयुग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये थी व्याख्या, इसे ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो को रोक के हर शब्द को अच्छे से पढ़िएगा।
और ये मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ये अंत माना जाता है, यहाँ पर ये आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो ये थी आपकी व्याख्या, शब्दार्थ हो गए, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई। अब आते हैं भावार्थ पर। भावार्थ देखिए 4 पंक्तियों का केवल क्या है कि वसंत का अर्थ केवल कोमलता और सौंदर्य तक ही सीमित नहीं, अपितु वीरता, शौर्य और नवनिर्माण की व्यापकता तक भी जाता है। तो देखिए इस प्रकार से भावार्थ लिखने कि वसंत ऋतु को सुनते ही, ठीक है ना, आपको सिर्फ कोमलता और सौंदर्य के बारे में नहीं सोचना, उसका अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। वसंत ऋतु जीवन में एक नए प्रारंभ का प्रतीक है, जिसमें मनुष्य अथवा प्रकृति दोनों ही भूतकाल के दोषों से मुक्त होकर उज्जवल भविष्य के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बुरी बातों को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ और नए जीवन का प्रारंभ करो। तो वर्षा भी वही करती है कि जो बंजर ज़मीन थी या फिर जो पत्ते झड़ चुके थे, अब नई फसल उगेगी, खाने को मिलेगा, ठीक है ना, वो सब चीज़ें। तो ये आपका भावार्थ है। इस प्रकार से भावार्थ, ऐसा नहीं कि बस वहीं से आपने व्याख्या से कुछ पॉइंट्स वगैरह लेके यहाँ पे रख दिया, ध्यान से पढ़िएगा। और अब देखिए विशेष में हमने क्या लिखा है, अगर आपको लिखना हो विशेष, तत्सम शब्द एवं अद्भुत तुकबंदी काव्य की शोभा के मुख्य केंद्र हैं। तो तत्सम शब्द, जो ये संस्कृत के थोड़े से शब्द थे, थोड़े डिफिकल्ट थे, वधु, वसुधा, धरती की जगह, फिर मधु, इस प्रकार के शब्द, और अद्भुत तुकबंदी कि कितने अच्छे से जो है तुकबंदी की गई है, काव्य की शोभा के मुख्य केंद्र हैं। काव्य मुख्य रूप से वीर रस एवं ओज गुण से प्रेरित है। तो देखिए काव्य रस और ये ओज गुण जो होता है, मैंने बताया था ना, काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो यहाँ पे वीर रस एवं ओज गुण से प्रेरित है वैसे तो काव्य, जिसमें श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण का भी अद्भुत मिश्रण है। अब श्रृंगार रस कहाँ से है, वैसे तो वीरों की कविता थी, लेकिन ऊपर पहली 3 पंक्तियों में वसंत की सुंदरता को दिखाया गया है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस है। और माधुर्य गुण भी, जहाँ पे श्रृंगार रस होगा वहाँ पे माधुर्य गुण होगा, जहाँ पे वीर रस होगा वहाँ पे ओज गुण होगा। तो इस प्रकार से देखिए हर चीज़ आपने इंक्लूड कर दी इसमें। अनुप्रास अलंकार की प्रधानता से काव्य सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द बार बार आए या एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च रिपीट हुआ तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आया। फिर अगर कोई शब्द भी बार बार रिपीट हो रहा हो या ध्वनि भी ऐसी लग रही हो बार बार रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आता है। फिर वो चाहे लाटा अनुप्रास हो, वर्त्य अनुप्रास हो, बहुत सारे अनुप्रास के भेद होते हैं। यहाँ पर भी क्या था कि जैसे ये जो तुकबंदी जो थी, कितनी ज़्यादा तुकबंदी है कि न न न बार बार आ रहा है, फिर अंत अंत, वसंत कंत आदि अंत, तो वो जो ध्वनि है वो बार बार आ रही है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार की जो है प्रधानता है मुख्य रूप से। तो ये इसका विशेष था। यहाँ पर आपकी काव्य की व्याख्या खत्म, तो इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं हम गद्यांश की व्याख्या पर। अब ये जो गद्यांश है हमने उसी में से जो सब इंस्पेक्टर 2019 में फिर रिपीट कर रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप पेपर भी देख सकते हैं। ये जो गद्यांश है, 2 विकल्प थे, हमने एक को चुना है, अब उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो क्या है कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। अब करुणा का उल्टा क्रोध, करुणा का मतलब तो क्या होता है, आपके मन में किसी के लिए दिल आपका पसीज रहा है, ठीक है ना, दिल में भाव उमड़ रहे हैं थोड़ा, या तो दुख या करुणा, ठीक है ना, आपके मन में अगर दुख है तो दुख का उल्टा क्रोध कैसा हुआ। बल्कि कभी कभी तो हमें लगता है कि जो क्रोध है वो दुख का पर्याय है, कि जैसे आपको दुख होता है तो फिर आपको गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे कहा गया है कि दुख की श्रेणी में, कि जब दुख का समय आता है, दुख की परिस्थिति में प्रवृत्ति के विचार से, प्रवृत्ति क्या होती है, आपका व्यवहार, तो आपके व्यवहार के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। अब ये कैसे है, अब ये इसकी व्याख्या की गई है थोड़ी सी, कि क्रोध जिनके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। कि जैसे हमारा मन, हमें बहुत दुख हुआ, किसी ने हमें इतना गलत बोला, ठीक है ना, तो अगर हमें उस पर क्रोध आया तो हम उसे किसी ना किसी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहेंगे, चाहे कटु शब्द बोलकर या फिर मतलब कभी कभी थप्पड़ मारकर या फिर किसी भी प्रकार से उसके मान को आहत करके। फिर करुणा जिनके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। अच्छा, अगर हमें किसी के लिए दुख हो रहा है, जैसे कोई गरीब है उसके लिए दुख हो रहा है, या कोई पशु है वो, ठीक है ना, वो जख्मी पड़ा है सड़क पर, तो उसके लिए हमें दुख हो रहा है, तो हम उसकी भलाई का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से हम उसकी भलाई कर सकें। चिड़िया हैं उनको पानी दे देना, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई बुजुर्ग जा रहा है तो उसको हाथ पकड़ के सड़क पार करवा देना। तो जहाँ पे हमें हमारे मन में दुख के कारण करुणा उत्पन्न होती है, वहाँ हम भलाई की चेष्टा करते हैं। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। और अब यहाँ पर एक और चीज़ भी दी गई है कि ऐसा नहीं कि हम भलाई किसी की तभी करते हैं जब उसके लिए हमारे मन में करुणा हो।
अगर हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न है ना तब भी हम उसकी भलाई कर देते हैं। जैसे राजा महाराजा होते थे, ठीक है ना, उनकी सभा में जो नृत्यक होते थे वो इतने अच्छे से नृत्य करते थे कि वो मतलब कि जो राजा हैं उन पर सोने की जो मोहरें हैं वो वार देते थे, तो उनकी तो भलाई हो गई। लेकिन भलाई क्यों हुई? ऐसा नहीं कि उन राजा को उन पर दया आई, वो बहुत प्रसन्न हुए। तो जैसे होता है ना कि आप भी अपने दोस्त से अगर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि यार मतलब कि तुमने कितनी मदद की मेरी, कितनी ज़्यादा तुमने मेरी सहायता की है, तो बदले में आप उसे तोहफे में कभी कभी कुछ दे देते हैं, सम्मान देते हैं या कुछ और तरीके से कुछ देते हैं, भेंट देते हैं। तो इसलिए भलाई सिर्फ ये नहीं कि किसी पर दया करके ही की जाती है, प्रसन्नता के भाव से भी की जाती है। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना क्या होती है कि जैसे ईगरनेस या आपके मन में जो थोड़ा सा मतलब एग्रेसिवनेस, तो इस प्रकार पात्र की भलाई, पात्र क्या होता है मतलब जो भी मनुष्य की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों ही श्रेणियों में रखी गई है। वो हमने देख लिया कि भलाई दोनों प्रकार से हो सकती है, सुख के समय में भी दुख के समय में भी। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है। मनोविकार अर्थात मन के भाव, मन में जो परिवर्तित भाव हो रहे हैं। तो आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे। कि जैसे भी हमने दुख में कहा कि दुख में या तो हमें किसी पर तरस आता है, दया आती है, या फिर हम क्रोध से भर जाते हैं। लेकिन आनंद में, सुख में ऐसा नहीं है। दुख में तो है ऐसा, लेकिन सुख में ऐसा नहीं कि आपको खुशी मिल रही है तब भी आपको किसी पे क्रोध आ रहा है। तो इसलिए आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे। पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की उत्तेजना करता है। मुझे लगता है ये पंक्ति थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे आना चाहिए ऐसा मनोविकार है जो पात्र को उत्तेजित करता है। तो अब ये चीज़ थोड़ा सा जिस मैंने आपको बता दिया, अब इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ वही। श्रेणी का मतलब कि पंक्ति या कतार, मतलब उस लाइन में, उस श्रेणी में। प्रवृत्ति का मतलब मैंने आपको बताया स्वभाव, आदत या व्यवहार। चेष्टा का मतलब इच्छा। उत्तेजना का मतलब क्रोध या प्रेरणा। अब जब एग्रेसिवनेस आती है तो ज़रूरी नहीं एग्रेसिवनेस सिर्फ गुस्से में ही है। एग्रेसिवनेस तभी आती है जब आपको किसी चीज़ की प्रेरणा मतलब मिलती है कि मुझे ये काम करना ही है अब तो किसी भी हालत में। और प्रेरणा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ कि हम तुम्हें देश की सेवा के लिए प्रेरित करें, मतलब उस तरीके से लोग प्रेरणा ले लेते हैं। प्रेरणा मतलब कि आप अंदर से इतना ज़्यादा मतलब आपको उकसा दिया गया है कि अब ये काम करके छोड़ना है। मनोविकार अर्थात मन के भाव। और पात्र मतलब प्रभावित व्यक्ति या वस्तु। मतलब पात्र जो है, ठीक है ना, या तो हम बर्तन को कहते हैं या फिर जैसे हम कहते हैं ना तुम सम्मान के पात्र हो, यानी कि उस पर प्रभाव पड़ा है तो वो मतलब इफेक्टेड जो पर्सन है पात्र में भी उसके लिए होता है। अब आते हैं प्रसंग पर कि ये जो हमने जितना भी पढ़ा उसमें प्रसंग हम क्या लिखेंगे। ये भी भिन्न भिन्न हो सकता है सबके, हर कोई व्यक्ति इसे अपने तरीके से इसकी व्याख्या करता है। तो हमने जो किया हम आपको वो बता रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने, याद रखिए कविता में कवि होता है लेकिन गद्यांश में लेखक होगा, कवि नहीं होगा। लेखक ने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख के कारण मनुष्य में उत्पन्न होने वाले मनोभावों और भिन्न परिस्थितियों में उसके प्रभावों की व्याख्या की है। कि जब दुख होता है तो दुख के समय हमारे मन में कौन कौन से भाव आते हैं और उन भावों के कारण, परिस्थितियों के कारण क्या हम मतलब कि व्यवहार करते हैं, उसकी व्याख्या की गई है यहाँ पे। अब देखिए व्याख्या इसकी कि जीवन में सुख और दुख का एक पहिया निरंतर घूमता रहता है जो समय समय पर अपने, ठीक है ना, प्रभाव दर्शाता रहता है। ये प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के ही हो सकते हैं जो मनुष्य की प्रवृत्ति यानी व्यवहार, परिस्थिति और चयन पर निर्भर होते हैं। तो ये हम ही चयन करते हैं ना कि हमें उस पर कहते हैं कि उसे हानि पहुंचानी है या नहीं पहुंचानी, तो वो हमारा चयन है। और परिस्थितियाँ कैसी हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर परिस्थितियाँ ही बुरी हैं तब हम कभी कभी उसे माफ़ कर देते हैं कि परिस्थिति ऐसी थी यार माफ़ करो उसे। लेकिन अगर परिस्थिति अनुकूल थी तब भी उसने बुरा व्यवहार किया, हमें दुख पहुंचाया, तब फिर हम ज़रूर मतलब एक्शन लेने का प्रयास करते हैं। दुख सहने वालों के प्रति हम करुण भाव प्रकट करते हैं और देने वाले के प्रति हमारा रोष या क्रोध प्रकट होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि करुणा और क्रोध दोनों दुख की श्रेणी में विपरीत दिशा में खड़े हैं। अब यहाँ पर हमने जस्टिफाई कर दिया कि वो विपरीत दिशा में क्यों खड़े हैं, कि जो एक तरफ है दुख देने वाला और एक तरफ है दुख सहने वाला, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। दुख देने वाला जो है उसके लिए हमें गुस्सा आता है और जो दुख सहने वाला है उसके लिए हमें करुणा का भाव महसूस होता है, इसलिए विपरीत दिशा में है। इस दुख से निवारण हर मनुष्य चाहता है। अब यहाँ पर आएगा कि इस दुख से निवारण हर मनुष्य चाहता है जिसे प्राप्त करने हेतु दुख देने वाले को हम क्रोध के कारण किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब क्या है, हमने उस विचार को ना एक्सप्लेन किया कि अल्टीमेटली हमें गुस्सा क्यों आता है,
क्योंकि जब भी दुख की परिस्थिति होती है हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में सुख हो, लेकिन अगर दुख आता है तो हम उस दुख को कम करने का, खत्म करने का हर संभव प्रयास करते हैं। अब उस दुख को हम कैसे खत्म करें कि जैसे हमने देखा कि सड़क पर एक बुजुर्ग महिला है, ठीक है ना, वो सड़क नहीं पार कर पा रही है, हमें अंदर से बहुत दया आती है, बहुत दुख होता है, हम उस दुख से मतलब छुटकारा चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, भाग कर जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें सड़क पार करवाते हैं। उससे क्या मिलता है, आपको संतोष मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो दुख को आपने सुख में परिवर्तित कर लिया। ये होता है ये जो मन के जो भाव होते हैं उनके उत्पन्न होने का कारण। तो इस दुख से निवारण हर मनुष्य चाहता है, जिसे प्राप्त करने हेतु दुख देने वाले को हम क्रोध के कारण किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसे सबक सिखाने की चेष्टा करते हैं, चाहे कटु वचनों द्वारा, चाहे उसके मान को आहत कर, चाहे हिंसा के मार्ग से, या उसका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यहाँ पे आएगा, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से उसे दुख देकर। वहीं दूसरी ओर दुख सहने वाले के प्रति हम दया, करुणा और प्रेम का भाव दिखाकर उसे संतोष देने का प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार से उसकी भलाई के लिए उनकी सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि उससे जैसे कहते हैं कि आप जो देंगे आपको वही मिलेगा, तो आप दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो आपको भी प्रसन्नता मिलती है, संतोष मिलता है। परंतु इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं कि भलाई केवल किसी पर तरस खाकर ही की जाती है, वो भी उसमें लिखा हुआ था। किसी से बहुत प्रसन्न होने के कारण या स्वयं किसी कारणवश प्रसन्न होने के कारण भी हम भलाई के कार्यों में जुड़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी ने हमें प्रसन्न किया हो सकता है हम किसी और वजह से प्रसन्न हो, इसलिए हमने किसी और की भलाई कर दी। कि जैसे आज मैं भाई क्लास में फर्स्ट आई, तो मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जो क्लास में मेरा सबसे शत्रु था, जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, उसकी भी मैंने आज थोड़ी सी सहायता कर दी कि यार चल ठीक है, आज मेरी तरफ से तू भी समोसा खा ले, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा नहीं कि प्रसन्न उसने आपको किया, आप पहले से प्रसन्न थे, तो हो सकता है कि वो आपकी प्रसन्नता का कारण हो या आप किसी और कारण से प्रसन्न हो। दोनों ही परिस्थिति में आप भलाई कर लेते हैं दूसरे की। इसलिए भलाई करने की प्रेरणा हमें सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में प्राप्त हो सकती है। जो हमने पीछे पढ़ा भी, दुख की स्थिति हमारे मन को सदैव किसी भी तरह उत्तेजित करती है। अब ये वो चीज़ है, कहा था ना कि सुख में मतलब कि सुख में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है कि जिससे हम उत्तेजित हो, लेकिन दुख में ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि दुख की स्थिति हमारे मन को सदैव किसी भी तरह उत्तेजित करती है, परंतु सुख या आनंद की स्थिति में इस उत्तेजना की अपेक्षा सदैव नहीं की जा सकती। क्योंकि सुख से हमें कुछ समय के लिए ही सही, परंतु संतोष और तृप्ति की प्राप्ति होती है, जो उस उत्तेजना को दबा देती है। दूसरी ओर दुख से मन विचलित हो उठता है, जो किसी उत्तेजित भाव को अवश्य जन्म देता है, जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार मन को शांत करना होता है। तो आई गेस इसकी जो व्याख्या है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, और हमने हर चीज़ को यहाँ पर कवर भी किया है। तो व्याख्या में आपको वही करना है कि जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनको एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि सामने वाला पढ़ते ही समझ जाए। अब आता है इसका भावार्थ। भावार्थ क्या होगा कि जैसे सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। हर मनुष्य सुख चाहता है, परंतु दुख सुख से कहीं अधिक मन को प्रभावित करता है। कि सुख तो सबको चाहिए, लेकिन सुख से भी ज़्यादा जो दुख है वो मन को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। यह समय समय पर भिन्न भिन्न मनोभावों को उत्पन्न कर हमारे जीवन के हर चयन, हर कार्य, हर स्थिति को अत्यधिक प्रभावित करता है और उसमें क्रियाशीलता बनाए रखता है। अब कहते हैं ना कि जब हमें सुख ही सुख मिल रहा होता है तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। जब हमें मतलब आराम ही आराम मिल रहा होता है हम भी बेफिक्र होकर ना आलसी हो जाते हैं। लेकिन जब हमें कहीं ना कहीं से दुख कष्ट मिल रहा होता है तो हम हमेशा एक्टिव रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, जिससे कि ये चीज़ खत्म की जा सके। तो इसलिए क्रियाशीलता बनाए रखता है। इस प्रकार दुख सुख से अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकला कि जो दुख है वो सुख से अधिक महत्वपूर्ण है। कि जीवन में दुख कितना महत्वपूर्ण है, दुख का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, वो चीज़ अल्टीमेटली यहाँ पर बताई गई थी। तो कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुँच गए हम। और विशेष क्या था कि भाषा तत्सम शब्दों से अलंकृत होने के कारण तनिक क्लिष्ट है। तनिक मतलब थोड़ी कठिन है, क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन। तो यहाँ पे लेकिन हमने शब्दावली वैसी प्रयोग की है जिससे कि थोड़ी प्रभावी लगे। अब जो शैली है वो व्याख्यात्मक एवं भावात्मक दोनों ही हैं। व्याख्यात्मक मतलब वहाँ पे हमारे मन के भावों की व्याख्या की हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है। और भावात्मक इसलिए है हमारे इमोशंस को, भावों को एक्सप्रेस किया हुआ है कि हमारा मन कब कैसे महसूस करता है। फिर मनोदशा की वास्तविकता विचार और शोध करने योग्य है।
कि लेखक ने जो जो पॉइंट्स उठाए हैं, मन की जो दशा दिखाई है, ठीक है ना, उस पर और ज़्यादा विचार किया जा सकता है और ज़्यादा शोध किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर तो लेखक ने लिख दिया कि जो दुख है वो सुख से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन हो सकता है कि उसने कुछ पॉइंट्स मिस कर दी हो, सुख हो सकता है कि जो सुख है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो, तो उस पर और आगे विचार किया जा सकता है। और कहते हैं ना कि एक तो जो अच्छा जो लेखक होता है, उत्कृष्ट जो लेखक होता है, उसकी रचना तो हमेशा दूसरे को सोचने विचारने के लिए प्रेरित करती है, वही आपकी उत्कृष्ट रचना होती है। तो ये इसके विशेष जो थी कुछ पॉइंट्स थे। तो इस प्रकार हमने गद्यांश और पद्यांश दोनों की व्याख्या आपको करके दिखाई कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आता है अंत में सबसे महत्वपूर्ण और जो पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है वो है निबंध। अब यहाँ पर कभी कभी तो वर्ड लिमिट दी गई होती है कि आपको लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है, लेकिन अगर वर्ड लिमिट नहीं दी हुई है तो आप 450-500 के अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए। अब यहाँ पर आपके पास देखिए 4 ऑप्शन हैं, और याद रखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था अच्छे से कि जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके आसपास, मतलब जो करंटली जो चल रहा होता है कुछ मुद्दा, उसी से संबंधित आते हैं। तो जैसे राजनीति में अपराधी तत्व, युवा पीढ़ी में मादक द्रव्यों की प्रवृत्ति, कारण एवं निदान, ग्रामीण समस्याएं और उनका समाधान, और पुलिस और सामाजिक संबंध। तो एक तो देखिए मैं कहूँगी कि जब आप विषय चूज करते हैं, वैसे तो आप किसी भी विषय का चयन कीजिए, ये टोटल आप पर है कि आपको किस विषय की अच्छी जानकारी है, आप उसी को डेफिनेटली लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन चारों में से कोई ऐसा विषय है जिसकी आपको जानकारी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उस पर बहुत अच्छी बहस कर सकते हैं, आप उस पर बहुत अच्छे तर्क दे सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपने आपके पास 10 जानकारियाँ थी, लेकिन अगर आप उसे तर्क के साथ बता नहीं पाए तो वो यूजलेस हैं, वो व्यर्थ जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास केवल एक जानकारी है और आपने तथ्य के साथ उसे तर्क के साथ बहुत अच्छे से दूसरों के सामने प्रस्तुत किया है, तो वो 10 गुना बेहतर हो जाती है। तो वही चीज़ है कि विषय का चयन करते वक्त आपको ये नहीं देखना कि मुझे फिगर्स किसकी बहुत ज़्यादा पता है, आपको ये देखना कि कौन सा ऐसा विषय जिससे आप थोड़ा ज़्यादा रिलेट करके उस पर पूरी बहस कर सकते हैं, उस पर पूरा तर्क दे सकते हैं। तो आपको हमेशा वही विषय चुनना है। वैसे आज हम जो निबंध लिखने जा रहे हैं जिस विषय पर, वो है सेकंड वाला, युवा पीढ़ी में मादक द्रव्यों की प्रवृत्ति, कारण एवं निदान। और इस पे हम जब भी कोई समस्या के ऊपर हम निबंध लिखते हैं तो उसके 4 मुख्य चरण होते हैं। ये देखिए, एक तो समस्या का उद्गम या कारण। उद्गम मतलब कि वो कहाँ से निकला है। तो अब समस्या जो है उसका मूल कारण क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई है समस्या, कि अब जैसे बेरोजगारी की समस्या वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, एक तो बढ़ती जनसंख्या, ठीक है ना, एक शिक्षा प्रणाली सही ना हो। उसी प्रकार जो अब मादक द्रव्य हैं कि जैसे बीड़ी सिगरेट या फिर जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की जो बुरी लत होती है, इसका कारण क्या है, इसका उद्गम क्या है। फिर समस्या के भिन्न भिन्न रूप कि जो मादक द्रव्य हैं, ठीक है ना, वो किस किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो ग्रहण करती है और क्या क्या समस्याएं आती हैं उससे, उसके भिन्न रूप। फिर समस्या के दुष्परिणाम, तो अल्टीमेटली जिस भी तरीके से वो करें, चाहे थोड़ा करें ज़्यादा करें, किस परिस्थिति में करें, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। फिर अंत में बताएंगे आप कि उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और किसको क्या करना चाहिए, आपके सुझाव। तो ये 4 चरण होते हैं जब भी आप किसी समस्या पर अपना निबंध लिख रहे होते हैं। तो देखिए निबंध कि सबसे पहले स्टार्टिंग, मैंने आपको कहा था ना कि स्टार्टिंग हमेशा सबसे इफेक्टिव होनी चाहिए और मतलब कि ऐसा टॉपिक को थोड़ा इंट्रोड्यूस करने वाली होनी चाहिए कि पश्चिमी सभ्यता ने हमारे देश को किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित किया है, इससे सभी भली भांति परिचित हैं, ठीक है ना। इस ओर देश के युवा सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति छोड़ पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते हैं। अब स्टार्टिंग ही हमने ऐसी की है कि शायद मतलब सोचते रहते हैं कि इसका मादक द्रव्यों से मतलब क्या वो संबंध है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, ये तथ्य है, ठीक है ना, जो सबके सामने स्पष्ट है बिल्कुल। नशाखोरी अर्थात मादक पदार्थों का सेवन भी इसी का एक उदाहरण है। तो ऐसा नहीं कि आपने जो भी टॉपिक है पहली लाइन से बस वही स्टार्ट कर दिया, उससे कहते हैं ना थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है कि जैसे कहते हैं ना अब क्लाइमेक्स आने वाला है, क्लाइमेक्स से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट तो चलता है ना। भारत देश की प्रमुख समस्याओं में से एक युवाओं में फैलती नशाखोरी भी है। देश की जनसंख्या आज 125 करोड़ के पार होते जा रही है, जिसका एक बड़ा भाग युवा वर्ग का है। अब ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भाग जो है वो युवा पीढ़ी है भारत में। इस समस्या का एक दूसरा पहलू यह है, अब एक तो हमने बता दिया कि मादक पदार्थ जो है वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आके हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है
कि आज हमारा समाज बहुत व्यस्त हो गया है। अभिभावकों के पास, अभिभावक क्या होते हैं? आपके पेरेंट्स या फिर जो आपका ध्यान रखते हैं। अभिभावकों के पास बच्चों को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इस वजह से बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। वे कई बार गलत राह पकड़ लेते हैं। मादक पदार्थों का सेवन भी उनमें से एक है। पिछले कई दशकों में मादक पदार्थों का प्रयोग युवाओं के बीच लगातार बढ़ा है। इस व्यसन ने आज की युवा पीढ़ी की कमर तोड़ दी है। तो देखते रहिए कि उसमें टॉपिक में और क्या क्या लिखा है, जैसे कि ज़्यादातर युवक मादक पदार्थों का सेवन शौक या फैशन के लिए शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा ना, पाश्चात्य संस्कृति, हमें लगता है कि ये तो बड़ी मॉडर्न सी चीज़ है जिसे हम भी ट्राई करते हैं, ठीक है ना, किया जाता है उसमें। पर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत लग जाती है, पता भी नहीं चलता। उनका शरीर और दिमाग उस मादक पदार्थ पर निर्भर हो जाता है। मादक पदार्थों के सेवन के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यदि उनका सेवन नहीं किया तो शरीर में दर्द, बेचैनी और तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। यकृत, गुर्दों और हृदय पर इन मादक पदार्थों के प्रयोग का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि उस समस्या का उद्गम कि क्या हुआ, एक तो पेरेंट्स जो है वो इतने बिजी हो गए, या तो अपने ऑफिशियल उसमें या फिर मोबाइल पे जैसे आजकल सारे लगे रहते हैं, तो इसलिए उन्हें मतलब कि वो बच्चों को सही समय नहीं दे पाते, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता। दूसरा ये था कि जो पश्चिमी सभ्यता पर हम कि वो आजकल तो ये भाई फैशन वगैरह चल रहा है, हम भी ज़रूर करेंगे, तो उस कारण से वो हुआ। फिर हमने बताया कि समस्या के प्रकार कौन कौन से हैं, उसकी मतलब दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। तो एक बार आदत लग जाए तो बिना मादक पदार्थों के सेवन के जी नहीं सकते और उनका सेवन मौत की तरफ धकेलता जाता है। आज की युवा पीढ़ी को कई और कारणों से भी इन मादक पदार्थों की लत लगती है। कई युवा तनाव के समय में इनका सेवन करना शुरू करते हैं, तो कुछ दोस्तों की देखा देखी शुरू करते हैं। बिल्कुल रियलिटी है, कोई इसमें वो नहीं है। कुछ लोग दवाई के रूप में, तो कुछ लोग नींद आने के लिए इनका प्रयोग शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो भी क्योंकि देखिए मादक पदार्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको जैसे अफीम वगैरह, ड्रग्स वगैरह, वो सब, आप कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है ना, जैसे कि आप स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपका एक तरह से मादक पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं तो वो भी आपके लिए एक तरह से नशा ही है। कहते हैं ना इसको तो मूवी देखने की मतलब लत लग गई है, जिससे कि ये हमेशा सोता है मूवी देख के ही या गाने सुन के ही। तो हर प्रकार का वो चीज़ होती है। कुछ लोग तो ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ नशे के शौक के कारण करते हैं, कुछ नशे को कि सिर्फ एक शौक के कारण कि यार मेरे ऑफिस में सारे जो हैं वो ड्रिंक करते हैं, पार्टी में आज तो मैं भी ड्रिंक करके रहूँगा, सिर्फ शौक के कारण। तो कुछ बस फैशन के लिए करते हैं। महंगा नशा अपनी संपन्नता दिखाने का जरिया बन गया है। जैसे कुछ कहते हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा जो अमीर घर के होते हैं कि दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी बहुत वो मतलब हूँ अमीर। इसके कारण हमारे समाज को अपरिमित नुकसान हुआ है। नशा कई तरह का होता है। अब जैसे उसके प्रकार, भिन्न भिन्न रूप, जिसमें शराब, सिगरेट, ठीक है ना, अफीम, गांजा, हीरोइन, कोकीन, ये सब मुख्य हैं। नशा एक ऐसी आदत है जो किसी इंसान को पड़ जाए तो उसे दीमक की तरह अंदर से खोखला बना देती है, उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद कर देती है। शारीरिक रूप से तो आप होते ही हैं बीमार, ठीक है ना, मानसिक रूप से भी होते हैं, क्योंकि बिना उसके आप मतलब कि विचलित हो जाते हैं, खुशी नहीं मिल पाती आपको, जी नहीं पाते आप। और आर्थिक रूप से क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं, पैसा मोस्टली तो लोगों को जानबूझकर ये आदत लगाई जाती है कि उनका बिजनेस बढ़े। जहरीले और नशीले पदार्थों का सेवन इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। आजकल नशे का आदि छोटे बच्चों को भी नशे के आदि छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी इसकी गिरफ्त में है, लेकिन सबसे अधिक ये युवा पीढ़ी को ही प्रभावित कर रहा है। युवा पीढ़ी के अंदर सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी आती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ भी उन्होंने बताई कि जब हम युवा वर्ग बोलते हैं तो इसमें हम केवल एक वर्ग को नहीं ले रहे, सभी वर्गों को इंक्लूड कर रहे हैं। नशा करने वाला व्यक्ति घर, देश, समाज के लिए बोझ बन जाता है, जिसे सब नीची दृष्टि से देखते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति का ना कोई भविष्य होता है ना वर्तमान। उसके अंत में भी लोग दुखी नहीं होते हैं, कहते हैं ना कि अच्छा है तो नशेड़ी था, अच्छा है ये बोझ था। ये तो देश में जो आज आतंकवाद, नक्सलवाद, बेरोजगारी की समस्या फैल रही है, इसका जिम्मेदार कुछ हद तक नशा भी है। नशे के चलते इंसान अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाता और गलत राह पर चलने लगता है। तो देखिए अब इसमें भी नशा कौन से वाला था, कभी कभी कि जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि नशे के लिए, सिगरेट वगैरह के लिए पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए, ठीक है ना, तो कुछ बाहरी लोगों को आपने संपर्क किया कि किसी भी कीमत पर मुझे वो चाहिए। आप वो कर्ज नहीं चुका पाते तो आपको मजबूरन वो काम करना पड़ता है, लेकिन आप करते हैं। तो ये चीज़ होती है किस प्रकार से आप मतलब सही गलत फिर नहीं समझ पाते और ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। विद्यालयों और कॉलेजों में कई विद्यार्थी इन मादक पदार्थों के नशे में गिरफ्त में हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी ये होता है।
वो इनके इतने आदी हो चुके हैं कि उसे छोड़ ही नहीं सकते। ये मादक पदार्थ बहुत महंगे आते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। विद्यार्थियों के लिए कई बार इन्हें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। ऐसे में वे अपराध की तरफ मुड़ते हैं, वही चीज़ की, चाहे चोरी करते हैं, चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि किसी तरह उन्हें वो पदार्थ मिल जाए। किसी ना किसी तरीके से नशे के लिए पैसा कमाना उनका उद्देश्य बन जाता है। विशेषतः युवा पीढ़ी में मादक द्रव्य व्यसन ने भारत के विभिन्न राज्यों मुख्यतः पंजाब, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड में भयावह आयाम ग्रहण कर लिए हैं। पंजाब के कई जिलों में तो लगभग 70% युवा इन मादक पदार्थों के आदी हो चुके हैं। देश की सेना को सबसे ज़्यादा जवान देने वाला पंजाब। अब देखिए, कभी कभी होता है ना निबंध में, जैसे हम कहते हैं आपको कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती से अगर आपने किसी चीज़ को पिन पॉइंट कर दिया नेगेटिव वे में, तो उसकी पॉजिटिव साइड भी दिखाइए कि ये चीज़ पहले संपन्न थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से बुरी ओर मुड़ गई, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। तो देश की सेना को सबसे ज़्यादा जवान देने वाला पंजाब आज स्वयं खोखला हो चुका है। वर्ष 2015 पहला ऐसा वर्ष था जब देश की सेना में सबसे ज़्यादा भर्ती होने वाले पंजाब से नहीं थे। नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि पंजाब, ये तो पंजाबी बंदा है, बहुत ही तगड़ा है और वहाँ से बड़े सैनिक आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं। तो कभी एक समय था जबकि पंजाब से सबसे ज़्यादा मतलब कि सेना में जाते थे, लेकिन मादक पदार्थों की लत के कारण ये थोड़ा सा उसमें कमी आई है। इसका एक बड़ा कारण मादक पदार्थों के सेवन के कारण युवाओं का कमज़ोर होना माना जा रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के युवा भी इस व्यसन की चपेट में बड़े पैमाने पर आ चुके हैं। आज इस सबकी यह इसलिए आज हम सबकी यह जिम्मेदारी बन गई है कि युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों के व्यसन से, ठीक है ना, कि हम निकालें। इसमें सरकार और समाज दोनों का योगदान आवश्यक है। अब जैसे कहते हैं ना कि हम हर समस्या को सरकार पर नहीं डाल सकते। जैसे हमारी सरकार भी कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, कि ऐसा नहीं कि कोई भी जो समस्या इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी। जब तक जनमानस साथ नहीं देगा, ठीक है ना, तो कोई भी जो आप कितनी भी स्कीम्स ले आइए, जब तक लोग साथ नहीं देंगे तब तक वो स्कीम सक्सेसफुल कैसे होगी? क्योंकि अल्टीमेटली वो जो स्कीम है वो तो लोग ही उसको अप्लाई करेंगे ना। सरकार तो सिर्फ नियम बना सकती है, उसको फॉलो करना तो लोगों पर है। अब जैसे सरकार रेड लाइट लगा देती है, ठीक है ना, ट्रैफिक लाइट्स लगा देती है, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर रोड पर चलते हुए उन ट्रैफिक लाइट्स के होते हुए भी लोग उस चीज़ को तोड़कर आगे निकल जाते हैं, और फिर जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तब वो सरकार से मुआवजा मांगते हैं। तब इसमें गलती किसकी थी? सरकार ने तो अपना काम किया, ट्रैफिक लाइट्स लगाई, और अगर आप अब एक्सीडेंट कर देंगे तो आपको क्यों नहीं आप पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो वही चीज़ है कि इसमें सबका प्रयास चाहिए होता है, समाज और सरकार दोनों का सहयोग चाहिए। सरकार को मादक पदार्थों की तस्करी कर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन विदेशी रास्तों से होकर ये मादक पदार्थ भारत आते हैं उन पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी। सरकारी यंत्रणा का इस समय समस्या के समाधान में बड़ा योगदान आवश्यक है। विद्यालयों और कॉलेजों द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले खतरों को बताना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल्स में आपको वर्कशॉप्स अरेंज करनी चाहिए, जिसमें कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं, बुरी आदतों के बारे में बताया जाए, बुरी आदतों के दुष्परिणामों के बारे में, जिससे बच्चे सही राह पर जा सके। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है माता पिता की। हम कहते हैं ना कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन घर से, हर चीज़ घर से स्टार्ट होती है। यह बहुत आवश्यक है कि माता पिता बच्चों को समय दें और सही मार्गदर्शन दें, जिससे उन्हें यह बुरी लत लगे ही नहीं। युवा वर्ग ही देश का निर्माण करता है, हमें हर हाल में इसे बचाना है। नशा मुक्त समाज हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसके लिए समाज में जागृति लानी होगी, ठीक है ना, तभी स्वस्थ और समृद्ध भारत का सपना वास्तव में साकार होगा। तो एंडिंग जो है वो आपको थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से, उस तरीके से करनी है। तो ये एक मतलब कि निबंध हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसमें अगर आप कहीं ना कहीं कविता की पंक्तियाँ जोड़ना चाहते हैं, जोड़ दीजिए, अच्छा ही इंप्रेशन देती हैं वो। चलिए, तो फिर ये वीडियो जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा सा लंबा वीडियो था क्योंकि व्याख्या और निबंध काफ़ी समय लगता है समझाने में भी और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में भी। तो लेकिन फिर भी इसके लिए आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा फ़ोन नंबर और हमारी ईमेल आईडी आपके सामने है, हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।